युद्ध के अगले दिन ईरानी लोगों के लिए स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। जो लोग घरों में बंद हैं, वे तबाही देखकर समझेंगे कि शासन पहले से ज्यादा कमजोर और असुरक्षित है। वहीं बंकरों से निकल रही नेतृत्व को लगता है कि ईरानी लोग अब उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नजरें उन पर ना होने के कारण अब वे नागरिकों को चुप कराने के लिए और भी ज्यादा आजाद हैं और वे पहले से कहीं ज्यादा प्रतिशोधी और क्रूर हो गए हैं। आखिरकार हत्या सजा नहीं बल्कि लोगों को घरों में रखने की जिम्मेदार रणनीति है, अगर ये सफल हो। मेरी नज़र में ट्रॉमा गुस्सा पैदा करता है। आखिरकार फांसी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। शायद अल्पकाल में यहाँ रोकथाम का असर दिखता है, लेकिन दीर्घकाल में लोग शहीद बन जाते हैं। यहाँ एक अलग प्रक्रिया चलती है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि डिजिटल ब्लैकआउट के बावजूद लोगों की भीड़ अपनी जान जोखिम में डालकर एक ऐसे विरोध में शामिल हुए जो उनके भविष्य को बदल देगा। लेकिन इन तस्वीरों में आप ये नहीं देख सकते कि उनमें से कुछ के साथ कुछ मिनटों या दिनों बाद क्या हुआ, जब शासन ने उन्हें ढूंढ निकाला, पकड़ लिया, गिरफ्तार किया और सामूहिक फांसी के जरिए उन्हें गायब कर दिया। ये रिकॉर्ड और प्रतीक बन चुके चेहरे जैसे 18 साल के आमिर हातमी दिखाते हैं कि दमनकारी व्यवस्था मौत की मशीन से कैसे काम करती है और ईरानी लोगों के इतिहास के सबसे अहम क्षण में निर्णायक भूमिका निभाती है। यहाँ पहले ही आरोप तय हो गए हैं, जबकि हर सभ्य देश में पहले सबूत और फिर आरोप पत्र होता है। आप खुद को कुछ दिनों में फांसी के तख्ते पर पाते हैं। कहा गया जो भी प्रदर्शन में भाग लेगा वो बड़ा अपराधी है। और इस पल से प्रक्रिया कोई ऐसी सूचना नहीं है जो यातनाओं के तहत दी गई हो। नोहीम, सबसे भयानक चीजें जो हम सुनते हैं वो है जवान लड़कियों का बलात्कार करना, जिन्हें फांसी से पहले गिरफ्तार किया जाता है। ये बीमार हरकत प्रार्थनाएं पढ़ते हुए की जाती है, न कम न ज्यादा। वो सबसे बड़ी हैवानियत है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ये एक पूरी तरह से युद्ध है जिसमें इतनी सारी खुशियां और छुपाव हुए या नहीं हुए। मुझे लगता है कि दक्षिण के फैसलों के समय मिर्जीज साहब को बहुत ज्यादा दखल देना चाहिए। ये वही न्यायपालिका प्रमुख हैं जिन्होंने अदालतों को मौत की सजा जल्दी लागू करने का आदेश दिया। जैसे ही आप कानूनी दलीलों और आरोपों को धार्मिक आरोपों में बदल देते हैं तो ये अब मैं बनाम अदालत नहीं रहता, बल्कि मैं बनाम भगवान हो जाता है। और कौन भगवान के आदेश का सामना कर सकता है? सैकड़ों लोग इस समय डेथ रो पर हैं और इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक महबूबे शिबानी है जो सिर्फ इसलिए मशहद जेल में अपनी सजा का इंतजार कर रही हैं क्योंकि उन्होंने प्रदर्शन में घायल लोगों को बाहर निकाला था। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने, ईश्वर के खिलाफ युद्ध करने या धरती पर भ्रष्टाचार फैलाने जैसे आरोप लगाते हैं। ये जानना जरूरी है कि लारीजानी, जो खोमैनी सीनियर के करीबी थे, और खुद आयतुल्ला, जो ईरान में दमन के चेहरे के रूप में बदनाम है, वो अभी एक्सपीडिएंसी डिसर्नमेंट काउंसिल के प्रमुख हैं और मौत की सजा को सख्त करने में लगे हैं। इसे न्यायिक प्रणाली ना कहें। ये न्यायिक नहीं बल्कि पेंशन प्रणाली है और इसका कानून से संबंध नहीं है। गिजेल शर्माद, जिनके पिता को दुबई से अगवा कर ईरान में फांसी दी गई थी, हमें एक खास बातचीत में अपनी जंग के बारे में बताती हैं। क्या इससे उन्हें चुप कराने में कामयाबी मिल रही है या ये सिर्फ और ज्यादा गुस्सा पैदा कर रहा है? वे जब से आए लाखों ईरानियों के साथ यही कर रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे लोगों की पूरी एक फौज है जो मेरी तरह सोचते हैं। सिर्फ जनवरी में उन्होंने बताया कि 2 दिनों में करीब 30,000 से 40,000 या उससे ज्यादा लोगों का नरसंहार हुआ। 3,30,000 लोग घायल हुए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन लोगों द्वारा अंधा या घायल होकर घर लौटना और कहना कि अब हम डर गए हैं, आप सब कुछ करेंगे, जान जोखिम में डालेंगे? आपका परिवार आपके पीछे होगा। शासन द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने से नए लोग जुड़ते हैं जो इसे हटाना और दूसरों को हमारे जैसे दर्द से बचाना चाहते हैं। ईरान में फांसी दर्द तो बढ़ाती है पर प्रतिरोध भी। ये आवाजें दबाती हैं पर नई आवाजें भी उठती हैं। जब शासन ने मेरे पिता को अगवा किया, जो एक जर्मन अमेरिकी नागरिक थे, उन्हें 2 राज्य सीमाओं से घसीटते हुए ईरान ले जाया गया। मेरी सरकार ने कुछ नहीं कहा। आपकी निजी कहानी सब जगह है, फिर भी दुनिया जरूरी कदम नहीं उठा रही।
आपको क्यों लगता है वे अब भी हिचकिचा रहे हैं? मेरे पिता का मामला दुनिया की गलत चीजों और इस्लामी पक्ष से जुड़ी समस्याओं का प्रतीक है। इससे वे सभी नीतियां बनी हैं जिन्हें हमने देखा है, जिन्होंने इस्लामी शासन को अपने पैरों पर खड़ा रहने और ईरान के अंदर और क्षेत्र में 47 सालों तक आतंक फैलाने में सक्षम बनाया। वे ये सब अकेले नहीं कर सकते थे। संख्या चौंकाने वाली है। फांसियों की रफ्तार व्यवस्थित रूप से बढ़ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद आंतरिक विरोध को खत्म करने के लिए फांसियों में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। ये समझना कठिन है कि महिला और मानवाधिकार संगठन जो इन आंकड़ों की निगरानी करते हैं, इतने शांत क्यों हैं? आपके पीछे 16,000 मारे गए लोगों का बोर्ड है, लेकिन असल में आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। और सबसे मुश्किल बातों में से एक ये है कि हमें ऐसा लगता है जैसे हम बहुत सी उन महिलाओं को नहीं देख रहे हैं जो मर चुकी हैं। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा व्यापक है। जैसे कि जो महिलाएं हिंसा से बाहर निकलती हैं, वे आपसे कहती हैं, मुझे देखो, मुझे दर्द हो रहा है, कृपया मेरी मदद करो। बहुत सारी महिलाएं ऐसा कहती हैं। क्या मैं सच में तुम्हारे सामने हूँ या ये भ्रम है? ईरानी मूल की एक विश्लेषक जो 6 साल की उम्र में देश छोड़ गई थी, गुप्त रूप से उन ईरानियों से बात कर पाती है जिन्होंने अपनी आवाज सुने जाने की अपील की थी। उसने मुझे एक बहुत भावुक संदेश भेजा कि वीपीएन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं क्योंकि इसे भारी लोग और मौत के लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 1 जीबी इंटरनेट लिया है, ज्यादा देर तक ऑनलाइन नहीं रह सकती। लोग जोखिम उठाने को तैयार हैं, भले ही वे जानते हैं कि अगर वे स्टारलिंक खोलते हैं तो कल तुम्हें पकड़ सकते हैं, तुम सूची में आ जाओगे। फिर भी वे मौत की सजा से नहीं डरते, वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं उनके अनुसार शासन ने राजनीतिक कैदियों के परिवारों को धमकी दी है, उन लोगों के परिवारों को भी जो सिर्फ विरोध करने के लिए सड़कों पर आए थे, और उन लोगों के परिवारों को भी जो बस अपनी आज़ादी वापस चाहते हैं। अब वे हर घंटे एक व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को फांसी देंगे। ये आतंक है, ये एक नरसंहार करने वाली मशीन है। माजिद रेजा रा नवर्द नाम के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया, उसे प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उसके हाथ पर शेर और सूरज का टैटू बना हुआ था। उसका वही हाथ तोड़ दिया गया और टैटू को जला दिया गया। उसे प्लास्टर लगे हाथ के साथ फांसी दी गई। माजिद रज़ा विरोध प्रदर्शनों में वीरता का प्रतीक बने, जिन्होंने आजादी चाहने वालों को राह दिखाई और सम्मानित किया। यहाँ माजिद रज़ा सजा सुनने के बाद बाहर आते हैं और उनसे पूछा जाता है कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। युद्ध की आड़ में हुकूमत निंदकता और भयावहता में रिकॉर्ड तोड़ रही है। मिस्टर मेहदी, जीबी के नाम पर मैंने अस्तर कैफे से पैसे लिए। इसकी कीमत 50 लाख थी। वहाँ 30-40 लोग थे जिन्होंने उनसे पैसे लिए थे। 2 लड़कियों को कांपती आवाज में स्वीकारने के लिए मजबूर किया गया कि वे विरोध प्रदर्शन की नेता हैं और विदेशी एजेंटों से डॉलर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। एक डरे हुए ब्लॉगर ने उन तोड़फोड़ और आगजनी के कामों को कबूल किया जो उसने किए ही नहीं थे। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। राज्य टेलीविजन इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए सभी आधिकारिक साधनों का उपयोग कर सकता है ताकि नैरेटिव फैलाया जा सके। मैं इसे देखता हूँ तो मैं खुद से कहता हूँ कि यहाँ ज़बरदस्त हिंसा है और हमें नैरेटिव में लोगों को मृतक से जुड़ने से रोकना चाहिए। अक्सर बात खुद फांसी देने की नहीं होती, उनके गले में फंदा डालकर छोड़ देते हैं और वहीं इंतजार करने को कहते हैं। और फिर जैसे तुम जानती हो, वे वही इंतजार करते हैं और फिर कोई आता है और उन्हें पूरा यकीन होता है कि बस अब वे सोचते हैं कि अब कुर्सी गिरा दी जाएगी, और जो होता है वो ये कि वे उसका फंदा उतार देते हैं और उसे वापस ले आते हैं। ये दुनिया की सबसे भयानक चीज है। चलो मम्बा के साथ खेलते हैं। संघर्ष विराम ने डर की दरारों में भी उम्मीद जगा दी। सौजन मानती हैं कि वहाँ पली बढ़ी पीढ़ी अब डरती नहीं है।
और शायद अभी रोशनी की किरण आएगी जो ईरान का इतिहास बदल देगी। लवीवा आर्मी गार्डन